And now that the Hormuz Strait situation is almost over, we were very close to stitching a deal. We are hoping and still working in the background. We should bridge the gap of certain couple of things which are pending. the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. Very warm welcome to Newsline. मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक अहम पेशरफ्त का इशारा देते हुए कहा है कि आज एक बड़ी खुशखबरी के साथ सरप्राइज दिया जा सकता है। सदर ट्रंप के मुताबिक एक अहम और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस का रुख कर रही है, जिससे सूरत हाल में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। इधर खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में ईरान के तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका की जो नाकाबंदी है उसके बायस जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को एक बार फिर बंद कर दिया गया है, जिसके आलमी मईशत पर गहरे असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान की कामयाब वसातत से आलमी सतह पर भी जो है उसको सराहा जा रहा है और इसे एक ज़िम्मेदार और मौसर किरदार के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हो चुकी है और अब सिर्फ चंद नुकात पर इत्तफ़ाक़ होना बाकी है। ताहम ईरान ने उन ख़बरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि तेहरान अपनी अफज़ोदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर आमादा हो गया है। सबसे अहम बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पोस्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इजराइल अब लुबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमरीका की तरफ से इस पर पाबंदी है, बस बहुत हो चुका। ये एक तारीखी जुमला है और इसकी तारीखी अहमियत इस बात में नहीं है कि क्या कहा गया है, बल्कि इस बात में है कि ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है। अमरीकी सदर इजरायली वज़ीर आज़म को अवामी तौर पर हुक्म दे रहा है, जो एक धमकी आमेज़ लहजा भी जिसको जो है वो कहा जा रहा है कि बमबारी पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये वो ज़ुबान है जो वाशिंगटन तेहरान के बारे में इस्तेमाल करता रहा है, मॉस्को के बारे में इस्तेमाल करता रहा है, बीजिंग के बारे में इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब इजराइल के बारे में इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी तारीख में पहली बार 78 साल में जब से इजराइल बना है, किसी अमरीकी सदर ने इससे अवामी तौर पर इस लहजे में नहीं डांटा। ना आइजनहावर ने 1956 के सुएज कनाल क्राइसिस में, ना बुश सीनियर ने 1991 में और ना ही ओबामा ने नेतन्याहू से तमाम तर इख्तलाफात होने के बावजूद ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल किया है। ये पहली बार है कि इजराइल को वाज़े तौर पर एक जो है वो शट अप कॉल दी गई है। तेल अवीव में एक कोहराम जो है वो मच चुका है और ये सिर्फ इजरायली न्यूज़ स्टिकर्स की हद तक जो है वो खबरें नहीं हैं। ये पूरे ढांचे को जो एक अगर कहा जाए कि पूरे ढांचे पर एक ज़लज़ला आ गया है, जिसे मशरिक़ वस्ता की जो सियासत 1978 की कैंप डेविड से लेकर आज तक खड़ी थी, उसमें एक ज़लज़ला आ गया है। अमेरिका इजराइल का ज़ामिन है और इजराइल जो चाहता है वो करता है, लेकिन आज वो ज़ामिन कह रहा है कि बस बहुत हो चुका। वॉर ऑफ चॉइस की वजह से अमेरिकी अवाम में तकरीबन 70 लाख लोग सदर ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आए थे। क्या इस अवामी दबाव ने अमेरिकी सदर को इस किस्म का बयान देने पर मजबूर कर दिया है, या फिर ये अमेरिकी सदर की कोई नई हिकमत अमली है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जायज़ा लेने की आज हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। मंसूर जाफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ हैं और सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब भी हम कर रहे हैं। आमिर साहब, आई विल बिगिन विद यू। कल बड़ी जो है वो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई जब ये खबरें आईं कि जी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है उसकी जो बंदिश है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद दिस वाज शॉर्ट लिव्ड और ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी अमेरिका जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, ये ईरान का ये कहना है, ईरान ये कहता है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगी, अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटेगी, तब तक हम जो है इसको ओपन नहीं करेंगे। और अमेरिका का ये कहना है कि हम ब्लॉकेड तब तक नहीं हटाएंगे जब तक पीस डील नहीं हो जाती। आई थिंक वुड यू से कि दिस इज़ अ रिमाइंडर, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, हमें ये जो है बार बार याद दहानी जो है वो कराई जाती है, या एक इशारा है कि ये पीस प्रोसेस जो है ये कितना नाजुक है, कितना फ्रेजाइल है और उसमें स्पॉयलर्स का किरदार अभी भी जो है
وہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ظاہر کہ پورا یہ جو امن کی کوششیں تھیں، سب کو پتہ ہے کہ بڑا ایک تو بد اعتمادی دہائیوں پہ مشتمل ہے ایران کے اور امریکہ کے درمیان. اچھا، اس پہ لوگ توقع یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی ایران جو ہے اپنا ہرمز کو کھولنے کی بات کرے گا، جواباً امریکہ بھی جو ہے اعتماد سازی کے لیے جو اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کر دے گا. ایسا نہیں ہوا. پھر مجھے لوگ اس وقت یہ دل میں سوال کر رہے تھے کہ اگر امریکہ نے پابندی برقرار رکھی تو ایران کا کیا رد عمل ہوگا. یا تو ہم یہ طے کر لیتے کہ یہ چیزیں جو ہیں پس پردہ جو ہے طے ہو چکی ہیں، اور ایک طرح کا امریکہ یہ پوسچر دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھیں میں اپنی ٹرمز کے اوپر آگے جو ہے ان سے کوئی سمجھوتا کروں گا. لیکن پھر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ایران کا رد عمل آیا، اس سے وہ جو ایک قیاس آرائیاں تھی کہ جی ہر چیز طے ہو چکی ہے، وہ درست نہیں ہے. اور آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ بڑا فریجائل اس وقت جو ہے پیس پروسیس ہے. اور اس کے اندر ایک تو جو ان دونوں ممالک کے درمیان انہیرنٹ قسم کی بد اعتمادی ہے، اور جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، پھر ساتھ ساتھ جیسا آپ نے فرمایا کہ اسپوائلرز بھی ہیں، اسرائیل بھی ہے، پھر دونوں ملکوں میں ہارڈ لائنرز ہیں. وہ صرف جو یہ نہیں ہوگا کہ جی امریکہ میں ہارڈ لائنرز ہیں، ایران میں بھی ہارڈ لائنرز ہیں، اور جو چاہیں گے کہ جی مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے مطلب ہے اس طرح سیٹل نہ ہوں، کیونکہ دونوں کی سٹیکس بہت بڑی ہیں. دونوں یہ ان کی خواہش ہوگی کہ جو بھی معاہدہ ہو اس میں ایسا نہ لگے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا یا ہم نے بہت کنسیشن دے دیا. امریکہ بھی چاہے گا کہ جب کوئی معاہدہ ہو تو کہتے ہیں نا اعلان فتح کر سکے کہ جی ہم نے فتح حاصل کی، اور ہم نے جس طرح سے ہم چاہتے تھے اپنی مرضی سے ہم نے، ٹھیک ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں وہ یہ نہ کہیں لیکن ناک رگڑوا کے ہم نے معاہدہ کر لیا. ایران کا یہ ہوگا کہ جی ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ایسا نہ لگے کہ جی ہم نے جو کہتے ہیں نا میز کے اوپر، گفتگو کی میز پہ ہم نے بہت زیادہ کنسیڈ کر دیا ہے. حالانکہ جیسے کہ ابھی تک اشارے آئے ہیں کہ جب ایران پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ اسے نیوکلیئر پاور نہیں بننا، جوہری ہتھیار نہیں رکھنے، تو سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد جو ہے صرف یہ ہے کہ جی انرچ یورینیم کا کیا ہوگا، جو 440 کلو گرام، وہ ایک سوال ہے جو سیٹل ہونا ہے. آخری بات میں کروں گا کہ دنیا جو ہے اس کی دلچسپی وہ ہے نا اپنا ہرمز میں کہ وہ کھل جائے، اور امریکہ کی زیادہ دلچسپی جو ہے وہ انرچ یورینیم کے اندر ہے. دیکھنا ہے کہ کس طرح سے توازن لے کر آتے ہیں، کہاں پر آگے جو میٹنگ پوائنٹ بنتے ہیں. دنیا میں جو پیس کی خواہش ہے، امن کی خواہش ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، اور ان کے امریکہ کے اپنے اتحادی مشرق میں ہوں مغرب میں ہوں چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے. یہی جو ایران کے سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے. تو لیٹس سی، دیر آر مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. جی بالکل، اور آگے جا کے ڈسکس کریں گے ایز وی آر انچنگ ٹورڈز دس جو ڈی ڈے ہے 21 کا جو ڈی ڈے ہے، تو کیا سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہونے جا رہی ہے، یا کوئی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کوئی اچھی خبر بائی دا ڈیز اینڈ جو ہے وہ کوئی ملے گی. آگے جا کے ڈسکس کریں گے، بٹ لیٹ می موو ٹو منصور صاحب. منصور صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مطلب یہ کل جو ہے وہ صرف امریکہ یا ایران میں نہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں. آئل پرائسز جو ہیں وہ 12% جو ہیں وہ ڈپ کیں، جس سے دیٹ واز اے سائی آف ریلیف. تمام دنیا میں جو ہے وہ خوشی اس کی منائی جا رہی تھی کہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک جو اس پوری جنگ ہے اس کا ڈراپ سین جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. اس طرف ویئر انچنگ ٹورڈز اٹ. لیکن پھر امریکہ کا یہ بیک ٹریک کرنا کہ جی ہم تب تک بلاکیڈ نہیں ختم کریں گے جب تک جو ہے وہ پیس ڈیل نہیں ہوتی. اینڈ آف کورس ایران نے ایک رد عمل دینا تھا، اور جہاں بات کر رہے ہیں ابھی عامر زیاد صاحب جو بات کر رہے تھے، نہ صرف رد عمل بلکہ دونوں سائڈیں جس طرح اپنی ڈومیسٹک کمپلشن کے لیے جس قسم کی ٹویٹس کر رہی ہیں، جس میں قالیباف صاحب کا بھی جو ہے ٹویٹ انہوں نے 7 پوائنٹس لکھے ہیں، ٹرمپ صاحب بھی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پھر بھی بامز کی آپشن ہمارے پاس ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہاؤ فریجائل از دس پیس پروسیس کنسیڈرنگ اسرائیل کے وہ مقاصد جو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا، ویدر حزب اللہ ویدر حماس، وہ چیزیں اچیو نہیں ہو رہی، اس کو ریبیوک بھی مل رہا ہے. سپوائلرز کتنا ابھی بھی جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں؟ جی اگر آپ راکشی صاحب کی وہ ٹویٹ دیکھیں گے جس کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ یہ آبنائے ہرمز کھولی جا رہی ہے، وہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں ویل کیلکولیٹڈ اور بڑی نائسلی ورڈڈ ٹویٹ تھی. اور اس میں انہوں نے جو میسج دیا تھا، شاید وہ میسج اس جوبلیشن میں کہیں اوور لک ہو گیا یا لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. بنیادی طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جتنی دیر کے لیے جنگ بندی ہے اتنی دیر کے لیے یہ آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں. تو یہ ایک میسج تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے، امریکی انتظامیہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، کہ اگر آپ نے اس یعنی جو اوپننگ کو انجوائے کرنا ہے فار اے لانگر پیریڈ، تو آپ کو ایک کمپریہنسو پیس ڈیل جو ہے وہ کرنا ہوگی، یا ایک جسے کہنا چاہیے بڑی مدت کے لیے ایک اپنی اس جو فائر بندی ہے جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی.
खुशियां मनाने पर एक दूसरे को मुबारकबाद समेटने का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना वही कि जिसे ईरान ने जो है बहरी कजाकी का नाम दिया उनके उस ब्लॉकेड को, कि एक तरफ तो ईरान एक सेक्रीफाइस कर रहा है कि उन्होंने एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पे उसे खोल दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें वही एक हठधर्मी, एक वही रवायती जिसे कहना चाहिए उनका एक तबाखुर और जो प्राइड है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस नाजुक धागे से बंधी हुई जो ऐलान है और खासतौर पे जो पीस डील के हवाले से जो बातें हो रही हैं वो यकीनन इसी तरीके से पेंडुलम की शक्ल में कभी दाएं कभी बाएं वो घूमता रहेगा। इसको सेटल डाउन करने के लिए मैं समझता हूँ जो इस वक्त हकीकी मानों में जो चीजें जमीन पे दरकार हैं उसके लिए शायद अभी तक दोनों फरीक जो है वो तैयार नहीं है। खासतौर पे आपने जिक्र किया कि एक बड़ी शटअप कॉल दी गई अमेरिका की तरफ से इसराइल को, तो अगर आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त ये जो लबनान का पीस का मिशन है, ये जो लबनान का सीज फायर है, उसे लिंक किया गया है इस ईरान और इसराइल और अमेरिका के सीज फायर के साथ, क्योंकि पहले मुतालबे के तौर पे ये मौजूद था लेकिन अमेरिका ने उसको ट्वीट से निकाल दिया और उसके बाद पूरी दुनिया का मुतालबा, पाकिस्तान का भी यही मुतालबा था कि लबनान का सीज फायर एक पैकेज डील है। ऐसी सूरत में अगर इसराइल अपना वही रवायती स्पॉइलर का रोल अदा करके उस सीज फायर को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उस पर यकीनन जो एक सख्त रद्द-ए-अमल इस वक्त दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि उनकी इस पूरी जो 40-42 दिन की जो जंग है उस पूरे का जो माँ हासिल है वो यही सीज फायर है। तो अगर उसको इसराइल स्पॉइल करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है कि इसराइल तो फिर अमेरिका का सदस्य ना हुआ, उसका दोस्त ना हुआ, हकीकी मानों में वही दुश्मन है ईरान से बड़ा, क्योंकि जिस चीज को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े मिन्नत और तरले के बाद उन्होंने, यानी आप कह लीजिए जिस अंदाज से इस पूरे प्रोसेस को इंगेज किया गया है या इंगेज किया गया है, तो उसमें मैं समझता हूँ उनकी वो सारी एफर्ट डाउन द ड्रेन चली जाएगी। यही वजह है कि उन्हें इस बार जैसे कहना चाहिए ओपनली एक पब्लिक स्टेटमेंट के तौर पे और खासतौर पे एक ऐसे जो बदनामे ज़माना उनका एक सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म है वहां से ये थ्रेट उन्हें देना पड़ा। और ये आप इस चीज को यानी इसकी अहमियत को उजागर करते हैं कि लबनान का पीस जो है, और आप देखिए कि उसके बाद इसराइल ने वहां पे वही ड्रामा जो उसने गजा में रचाया अक्टूबर के सीज फायर के बाद, जो वहां एक नाम नहाद येलो लाइन ड्रॉ कर दी है जो बेसिकली एक डिफेक्टो बॉर्डर बन गई है इस वक्त जनूबी लबनान और इसराइल के दरमियान। तो यही वो चीजें हैं कि जो इस वक्त गजा में पीस नहीं होनी दे रही, इसी वजह से वहां पे भी उन्होंने एक अपना डिफेक्टो बॉर्डर जो है एक्सटेंड कर लिया है और हमास और उनके दरमियान वो जो एक जो दो जोन्स में गजा को तकसीम कर दिया गया, यही ड्रामा यहाँ पे हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान एक डिफेक्टो जोन क्रिएट करके जो है वो किया जा रहा है। तो ये मैं समझ रहा हूँ दोनों जो चैलेंजेस हैं, खासतौर पे वहां पे गजा पीस कोड के हवाले से जो मिशन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब शेल्फ पे रख चुके हैं, भूल गए हैं वो इस ईरान जंग के वजह से, तो मैं समझता हूँ उन्हें उसे भी इसी नुकात पे सेटल करना होगा। और ये जो चैलेंज इस वक्त इसराइल उनके लिए नए नए डिफेक्टो बॉर्डर और खासतौर पे जब आने वाले दिनों में लबनान के सदर और नेतन्याहू लोगों की मुलाकात होनी है व्हाइट हाउस के अंदर, तो यकीनन ये सारी चीजें वहां डिस्कस होनी है। तो इस ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये जो 10 रोजा फ्रिजाइल किस्म का एक सीज फायर लबनान में हुआ है, अगर यही सिचुएशन यहाँ पे प्रिवेल करती रही ईरान, इसराइल और अमेरिका के सीज फायर के हवाले से, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों महाज एक बार फिर खुल सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आबना हुर्मुज़ जो है वो लामतनाही मुद्दत के लिए जो है वो भूल जाइए और फिर हकीकी मानों में जो इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना कर रही है माशी के हवाले से, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, शिपिंग लेन्स के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से, मॉर्गेज के हवाले से, यू नेम एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, तमाम के तमाम जिस तरीके से इस वक्त डिस्टर्ब हैं, वो तमाम के तमाम एक लामतनाही मुद्दत के लिए जो है वो खुदा न खास्ता इसी नौयत की आजमाइश से दोचार हो सकते हैं, जिसका कम से कम इस वक्त दुनिया बशमूल अमेरिका, यूरोप मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल। जावेद साहब, वेलकम टू यू। अभी जिस तरह मंसूर साहब ये बात कर रहे थे कि जी वो एक पैकेज डील है, लबनान की बात जो कर रहे हैं वो पैकेज डील है, पहले भी जो है वो पाकिस्तान के साथ भी ये अंडरस्टैंडिंग थी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप कीप्स ऑन सेइंग कि जी ये इस वजह से नहीं है, ये इसकी कोई बेयरिंग जो है जो हमारा सीज फायर जो हुआ है ईरान के साथ या जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला सारा मसला है, ये इससे कुछ मुंसलिक नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है।
اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے, میرا خیال ہے یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ وہ کتنے انڈر پریشر ہیں, بالخصوص پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جانب سے, who already is facing a lot of criticism from within his country. اس کے جو اپنے کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اچیو کیا کیا, حزب اللہ کا معاملہ ہو, حماس کا معاملہ ہو, تم نے اچیو کیا کیا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں اس طرح وہ اچیو کر سکے جو ہمیں مقاصد آپ نے کہا تھا کہ ہم اچیو کریں گے. اگین پوائنٹ جو میں باقی مہمانوں سے پوچھ رہی ہوں, اتنا پریشر ہے اسرائیل پہ, نیتن یاہو پہ اتنا پریشر ہے, اور وہ بار بار سپوائلر کا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ will he succeed in playing the spoiler this time? دیکھیے جی, میں اس چیز کو مثبت انداز میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی کانفلکٹ کے اندر کھڑے ہوئے تھے جب بالکل ایک سیولائزیشن کو تباہ کرنے کی بات ہو رہی تھی. وہاں سے آپ نے چیزوں کو ریسکیو کیا, ٹھیک ہے, اور آپ ان دونوں کو ایک ٹیبل پر لے کر آئے. تو میں تو اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. میری نظر میں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. میرے سے پہلے دوست بات کر رہے تھے حزب اللہ اور لیبنان کی, وہ جانتے ہوں گے کہ لیبنان اور حزب اللہ کا جو مسئلہ ہے یہ تو پی ایل او کے بعد سے چل رہا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ. اسی طرح جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے وہ بھی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. تو مطلب یو کی ناٹ ایکسپیکٹ ان ون سیشن کہ تمام معاملات طے ہو جائیں گے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا فوکس کریں تو اس وقت ہمارے سامنے کیا ہے, کچھ ہماری اچیومنٹس ہیں. ایک ہمارا اچیومنٹ سیز فائر ہے, میری نظر میں وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ سیز فائر کی جو ڈیٹ ہے میری نظر میں وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایشو نہیں ہے, یہ ایک وار کی کانسیکوینس میں پیدا ہونے والی سچویشن ہے. اگر ہم کور ایشوز کو ایڈریس کر لیں گے تو آبنائے ہرمز کھل جائے گا. اس پہ کوئی آئی وڈ ناٹ کنسیڈر دیٹ ٹو بی این ایشو آف وار. لائک امریکہ اس لیے جنگ کرنے نہیں آیا کہ آبنائے ہرمز بند ہے. امریکہ اینڈ اسرائیل کیم ہیئر بیکاز آف سم ادر ریزنس جو ہم نے لاسٹ ٹائم پہ ڈسکس کیے, اور جو ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں اس وقت, جو ایک مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ ایک شارٹ ٹرپ کے لیے گئے تھے, ایک شاید کچھ گھنٹوں کے لیے ملاقات کے لیے, ایک دن کے لیے. ہی ہیڈ ٹو پرولونگ ہز ٹرپ. دیکھیے بات وہی ہے جو جے ڈی وینس نے کہی تھی, the ball is in the court of ایران. ایران کے سامنے وہی چیزیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نیتن یاہو یا ٹرمپ کی وش لسٹ ہے. یہ جو ایک نیوکلیئر کے حوالے سے جو پوزیشن ہے یہ پوری ویسٹ کی سیم ہے. اگر آپ یورپ اس وقت اس جنگ میں شامل نہیں ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اگر آپ یورپ کیپٹلز میں بھی پوچھیں, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی ہوتے, کوئی اور بھی ہوتے, تو نیوکلیئر کے حوالے سے تو سب کا موقف ایک ہی ہے. دے آل وانٹ کہ نیوکلیئر ایمبیشنز جو ہیں ایران کے وہ فورگو کرنے پڑیں گے اس کو, پہلی بات. تو اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ نیتن یاہو ان کو پرووک کر رہا ہے یا یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دونوں نہ بھی ہوتے تو پھر بھی نیوکلیئر ایشو اپنی جگہ پہ کافی عرصے سے ہے. دوسری چیز ان کا جو آف کورس اسی سے کنیکٹڈ بیلسٹک میسائل پروگرام ہے. اور تیسری جو چیز ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ دیکھیے ایران, یہ واشنگٹن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران کچھ ایسی اینٹیز کو اسپانسر اور سپورٹ کرتا ہے جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ان میں سے ایک حزب اللہ ہے, حماس ہے, آپ یمن میں چلے جائیں, آپ عراق میں چلے جائیں. تو اوبیسلی اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے اور وہاں پہ ایک ڈسٹربنس ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا سیٹلمنٹ ہو جس کے نتیجے میں یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی سپورٹ ہے اس کو بھی رین ان کیا جا سکے, نیوکلیئر کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کچھ پیش رفت ہو. اگر یہ دونوں مسائل حل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آبنائے ہرمز کا کھلنا اٹ ول ناٹ بی اے پرابلم. اب وہاں پہ سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اگر ایران, مطلب اس لیجیٹیمیٹ کویسچن کہ اگر ایران ان دونوں ایشوز پہ وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں نیوکلیئر پروگرام یا بیلسٹک جو یا میسائل پروگرام ہے دس انشورز آور سیفٹی. تو آف کورس ایشورنسز کی ضرورت ہے. جس طرح کہ ایران نے جب گلف اسٹیٹس کو ٹارگٹ کیا تو آف کورس اس سے بھی ایک پیچیدگی پیدا ہوئی ہے. تو جس طرح سے ان کو ایشورنس چاہیے, ایران کو بھی سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایران کے اوپر کل اسرائیل دوبارہ حملہ کر دے. تو آئی تھنک یہ تمام ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر تفصیل سے فیلڈ مارشل صاحب بھی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے درمیان اور واشنگٹن کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں. مجھے لگتا ہے کہ جو میری لیٹسٹ انفارمیشن جو مجھے کچھ دوستوں سے ملی ہے جو واشنگٹن کے بہت قریب ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 10 پوائنٹس تو تھے ہی, لیکن اب کچھ نئی چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں. لیکن آف کورس وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے, نہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, نہ ہمارے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن ہے. وہ اوبیسلی اسی وقت ہوں گی جب وہ خود ریویل کی جائیں گی. لیکن اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سینز, یہ پازیٹیولی پروگریس کر رہی ہیں. مطلب اتنی بلیک سچویشن نہیں ہے جتنی کہ آپ کو نظر آ رہی ہے.
मैं समझता हूं कि रेटरिक बहुत है स्टेटमेंट्स में, वहां से भी सोशल पे बहुत ज्यादा बवालो आती है, रेटरिक आती है। हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सही ना हो, उन पे एतराज हो सकता है। ईरान की तरफ से जो बातें आती हैं वो भी देखिए, ईरान के अंदर भी आप अगर आप देखें तो उसके अंदर एक इट्स नॉट अ नॉर्मल चेन ऑफ कमांड, क्योंकि उनकी जो टॉप टीयर लीडरशिप है वो तो आप जानती हैं कि वो टारगेट हुई और वो दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी एक वहाँ से भी जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ इवॉल्विंग लीडरशिप। उसके भी 3 टीयर्स हैं। IRGC इज वन एलिमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, जो जंग को लीड कर रहे हैं। इन्हें इस तरह उनके ख़ातमुल अंबिया के जो आते हैं स्पोक्स पर्सन बात करते हैं टीवी पे आके। उसके अलावा उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जिस तरह से वो जो 3 दोस्त हमारे आए थे इस्लामाबाद, स्पीकर पार्लियामेंट के स्पीकर, और वो तो ओबियसली एक वो टीयर है, एक इनकी IRGC है, फिर इनकी मिलिट्री है, फिर इनकी सो दे ऑल्सो हैव टू डेवलप कंसेंसस। अगर हम ये कहें कि सारे ईरान में जो लीडरशिप है वो एक ही चीज सोच रहे हैं, ये भी नहीं सही। ऑब्वियसली उनके अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई बिल्कुल, जाती जिस पे हैं। खबरें ये भी हैं कि वन ऑफ द रीजंस जो आर्मी चीफ का विजिट अपना एक्सटेंड करना पड़ा वाज बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट दैट हार्मनी, कि अगर कोई इस तरह की डिसीजन मेकिंग हो तो एवरीवन, जितने टीयर्स हैं, दे आर ऑन द सेम पेज। आमिर साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इफ यू अलाउ मी, मंसूर साहब इज विद अस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बस वो जा रहे हैं। अगर मैं उनसे एक सवाल कर लूँ, देन आई विल कम ओवर टू यू। मंसूर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि एज वी आर अप्रोचिंग द D-Day, 21 बहुत करीब है, इतनी दूर नहीं है, आपको लगता है कि जिस किस्म की चीज़ें अभी जो आयरन आउट होनी हैं, जो इश्यूज हैं, जिसमें बहुत बड़ा मसला जो है वो यूरेनियम वाला मसला है, आपको लगता है कि ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगी बिफोर अ परमानेंट पीस डील इज रीच्ड, या आपको लगता है कि नहीं, मतलब ये कोई अनाउंसमेंट आने वाली है? जिस तरह अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो बड़े होपफुल हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी बाय द डेज एंड मैं ये बता सकता हूँ कि हम किधर जा रहे हैं और कोई अच्छी खबर आने वाली है। जी यकीनन, इससे पहले भी जब ये सीज फायर अनाउंस किया था, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट यही आ रही थी कि हमें इस सीज फायर को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही हम कोई माहिदे पर पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा इस नौयत की जो पुरुमीदी है, या उनकी तरफ से एक बड़ी आप कह लीजिए विजुअल थिंकिंग जो है, उससे उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। लेकिन जो जमीन पे खासतौर पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, जैसे अभी आपने होर्मुज़ का किस्सा, अगरचे ये एक बाई प्रोडक्ट है इस पूरी जंग की, ये कोई असल मिशन नहीं था, लेकिन इस वक्त ये पूरे इस जंग का जो सिनेरियो है, या खासतौर पे जो ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किए गए थे, उन पर इस वक्त ये हावी हो चुकी है। इसको सारे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीजों पर उस अंदाज से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, या कम से कम मीडिया में उस पर डिस्कशन नहीं हो रही। बैकएंड पे यकीनन वो अहम है, और उन्हीं हवाले से बहुत सारे जो नुकात को मायदे का हिस्सा बनना है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इसका हिद्दत और शिद्दत आम लोगों तक पहुंच रही है, आम ममालिक तक पहुंच रही है, हुकूमतों तक पहुंच रही है, तो ज़्यादा इसको इसी बात से डिस्कस किया जा रहा है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि एक तो अभी ये जो अभी ट्वीट्स का तबादला हुआ है, उससे पहले तो यही था कि शायद सोमवार को जो है मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि आज जो दोनों रहनुमा हैं पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म जो है, वो अपने अपने मिशन से वापस आ गए हैं मुल्क। तो उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद सोमवार को जो है कोई सेशन जो है, इस जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनकी मीटिंग यहाँ पे इस्लामाबाद में कन्वीन कर ली जाए। लेकिन अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसमें कम से कम ईरान की तरफ से भी मौक़िफ़, उनके जो यहाँ इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ मीडिया ज़राए से बात करते हुए इस बात का यानी उम्मीद जाहिर नहीं की है कि सोमवार को मीटिंग नहीं हो सकती। लिहाजा अब दिखाई दे यही रहा है कि अगर यही जो नुकात अभी आगे लेकर जाने हैं, इसमें मजीद थ्रेड बेरली हमने इनको डिस्कस करना है, डिटेल डिस्कस करना है, तो सीज फायर को लामहला एक्सटेंड करना पड़ेगा। बसूरत दीगर आपको हर तरफ से तो यही ऐलानात और बयानात सुनने का कि हमारी उंगली ट्रिगर्स पर है, चाहे वो लबनान की बात हो रही हो, चाहे वो इसराइल की बात हो रही हो, अमेरिका की बात हो रही हो, और ईरानी जितने भी क़यादत है, वो तमाम के तमाम इसी नौयत का रिहॉर्ट्रिक, इसी नौयत के बयानात देकर, चाहे वो अपने लोकल कंजम्पशन के लिए है या अपने लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त यही बता रहे हैं कि एक फ्रेजाइल सीज फायर है। इसको या तो हमें फौरी तौर पर जो भी जिन नुकात पर ये बात हो रही है, उन्हें किसी न किसी ड्राफ्ट फॉर्म में डिस्कशन के लिए लाना पड़ेगा, बसूरत दीगर इस सीज फायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि कम से कम वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं या एक कंडूसिव एनवायरनमेंट है टॉक्स के लिए, वो कम से कम मुहैया रहे। क्योंकि ऐसी सूरत में फिर एक तरफ आप फायरबंदी की बात कर रहे हो और आपके टैंकर्स पर गोलियां चल रही हो, और दूसरी तरफ आप यहाँ मुज़ाकरात कर रहे हो, तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये जो खास तौर पे जो इस वक्त बड़ा हेक्टिक एजेंडा
सामने है गवर्नमेंट के भी, चाहे वो पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर हो या एज ए मीडिएटर हो, उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और ख़ासतौर पे जो ममालिक इसमें पार्टी हैं, चाहे अमेरिका है, ईरान है, इसराइल है, उनकी आजमाइश तो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि उन्हें लोकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पहले भी बात की गई कि नेतन्याहू साहब को अपने मुल्क के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने यहाँ, और जो ईरान है उन्हें भी अपने यहाँ। खासतौर पे आज आपने नोट किया कि बड़े अरसे बाद जो है, जो उनके जो नए रहबर हैं मुश्तबा खामेनेई साहब, उनका भी एक रिटन स्टेटमेंट दोबारा सरफेस हुआ है, जिसमें उन्होंने जो बात की है उससे कम से कम ये जो मौजूदा नुकात जिन पर बात की जा रही है इसका रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी एक प्रेजेंस एग्जिस्टेंस शो की है, ताकि कम से कम वो लोग कि जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट ख्याल कर रहे हैं, उन्हें मालूम हो कि एक वो कहते हैं कि फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर एक जो बड़ा साहिब इल्म है उसके ऊपर एक बड़ा इल्म वाला भी मौजूद है। तो उन्होंने बताया है कि मैं भी अभी मौजूद हूँ, और लिहाजा बहुत सारी चीज़ें उनके चैनल से होकर जाना भी और उनकी ब्लेसिंग भी ज़रूरी है उसके लिए। तो ये एक मैं समझता हूँ जो इस वक्त वहाँ पे एक डायकोटोमी जो पाई जाती है थॉट का, एक्शन का, तो उसमें एक नया पहलू भी ऐड हो गया है कि मुश्तबा खामेनेई साहब जो है वो भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको भी इस तमाम सिनेरियो में एतमाद में लिया जाए, कतई इसके कि उनकी सेहत के हवाले से बड़ी मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन बहरहाल ही इज़ वेरी मच देयर अलाइव, और वो चाहेंगे कि ये सारे मामला जो है उनकी ब्लेसिंग के साथ ही किसी न किसी हतमी शक्ल इख्तियार करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपको क्या, आपकी क्या एनालिसिस क्या है जिस तरफ इस वक्त चीज़ें जा रही हैं? पहले भी हमने बहुत दफ़ा ये बात की है कि इतने दिहाइयों की जो है ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एंड स्पेशली जो पिछले 2 राउंड्स हुए उसमें तो बिल्कुल ही जो है वो चीज़ें जिस नहज पे पहुंच गई, तो उससे तो दैट्स एडेड टू द ट्रस्ट डेफिसिट। तो ये एक राउंड में या 1-2 दिन की 21 घंटे की जो मुज़ाकरात थे उसमें तो हल नहीं होना था, और ऑब्वियसली इसको टाइम ज़्यादा लगना भी था। लेकिन अब जो ये सीज़ फायर का जो कल्मिनेशन पॉइंट है, जिस तरह वो एज वर इंचिंग टुवर्ड्स दैट, आपको लग रहा है कि ये कोई खबर आएगी पीस डील की, या आपको लग रहा है सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाएगी? डॉक्टर मारिया साहब, आप जरा सा याद करें कि इससे पहले जब जब जंग हुई तो कितने अरसे में जो है अमन मुआहदे हुए। कोरिया की जंग, अफगानिस्तान की जंग, वियतनाम की जंग, तो चुटकी बजाते में नहीं होते, बाज़ औक़ात जो है बरसा बरस तक, महीनों तक जो है वो नेगोशिएशन होते हैं। यहाँ पर जो है बड़ी एक क्लोज शार्प डेडलाइन रखी जा रही है कि जी हो जाना चाहिए, विद इन डेज होना चाहिए। विद इन डेज ये तो होता है कि आप कहते हैं कि जो आपकी एक्टिव लड़ाई हो रही है उसको आप खत्म करने के लिए कोई फ्रेमवर्क बना लेंगे जिसमें मुज़ाकरात हों। तो इतनी क्लोज डेडलाइन को रख के इतने पुराने मसाइल को हल करना एक खुद बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और जबकि हमें पता है कि अगले दो मतलब 21 अप्रैल डेडलाइन खत्म हो रही है सीज फायर की, तो अमेरिका के हिसाब से जरा सा आप 12 घंटे ज्यादा कर लें, हमारे हिसाब से कम कर लें, तो 48 घंटे हैं आपके पास। इस पे अगर मुआहिदा नहीं होता तो पहली सूरत तो ये कि जी उसको एक इंडेफिनिट एक होना ही चाहिए सूरी तौर पे कि एक एक्सटेंशन मिले, तौसी किया जाए सीज फायर को, फायरबंदी को, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होते हैं। अब जैसे न्यूक्लियर के इशू पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जब माजी में 2015 में जब डील हुई थी अमेरिका और ईरान की, उतने अरसे के थी मुज़ाकरात, और उसके अंदर जो है जो एटॉमिक एजेंसी है दुनिया की वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। बैनुल अक़वामी ताकत ये सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं होते बल्कि इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब पे मतलब है कि आप हथेली पे सरसों जमाना चाहते हो, खुदा करे जमाने में कामयाब हो, जो ट्रम्प साहब का ड्रामाई अंदाज है करने का चीजों का, लेकिन उसमें मुश्किलात नजर आ रही हैं, बदइतमादी बहुत ज्यादा है। मगर एक और बात होगा कि देखें क्या हम बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी अमेरिका क्या फंस गया है और अमेरिका बहुत मुश्किल में है और इजराइल जो है क्या करेगा। बात ही कि अमेरिका और इजराइल ने बड़ी हद तक अपने जो आदाब थे वो ईरान की जंग में 39 रोज जो एक्टिव जंग हो रही थी उसमें उन्होंने हासिल कर लिए हैं। उन्होंने ईरान की दिफाई ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। खुद ट्रम्प बताते कि 158 जो है बहरी जहाज उनके और आबदोज़ें उनको तबाह कर दिया गया है। उनका एयरफोर्स जितनी भी ठीक तो मजबूत थी नहीं, उसको उन्होंने तबाह किया है। उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है निशाना बनाया, स्कूल निशाने बने हैं, पुल निशाना बनाया गया है, जो सेहत के मराकज़ उनको निशाना बनाया गया है, जामियात को निशाना बनाया गया। तो नुकसान जो है वो बहुत बड़ा हुआ है। नुकसान जो है ईरान का वो बहुत बड़ा हुआ है, और उसके मुकाबले में जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है वो बहुत कम है। वो आप ये समझ लें कि पिन प्रिक्स से अगर जो हम तस्लीम कर लेते हैं कि जो आखिरी फिगर आए थे जहाँ बाप होने वालों के
ईरान में 2076 अगर मैं याद सही कर रहा हूँ है, और उसके मुकाबले में इजराइल में 26 और अमेरिका के 13, तो 26 और 13 मिला लें 39 होते हैं। इसको आप डिवाइड कर दें जो 2076, और मैं समझता हूँ कि ईरान को नुकसान से कहीं ज्यादा हुआ है, तो कम से कम रेशो आता है किल का 1:50 से ऊपर है ईरानियों का ना। इसी तरह जो माली नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो कोई ये अमेरिका जब भी कहते हैं कोई मुआवजा नहीं हमारी और उनकी ताकत में, तो बेजोड़ लड़ाई थी ये। लड़ाई बुनियादी तौर पे बेजोड़ लड़ाई थी, क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह का वो था, तो एक तरह का उन्होंने पंचिंग बैग, ईरान ने ठीक है मुकाबला दिले नातवा ने खूब किया, उन्होंने भी जो है उनके आदाब को निशाना बनाया, कुछ जहाज तबाह कर दिए उनके, कुछ अमेज़न के वो डेटा सेंटर को उड़ा दिया, बिल्कुल हुआ है ये। मगर जब आप तकाबुल करते हैं कैरेट टू कैरेट, एप्पल टू एप्पल, तो आपको लगेगा जी ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने जो है अपने अहदाफ हासिल कर ली। समझने की बात ये कि देखें, अमेरिका के मैं एक ऑथर को पढ़ रहा था, फ्यूचरोलॉजी भी एक पूरा इल्म होता है, उन्होंने कहा जी अमेरिका को जंग जीतनी नहीं होती है, उन्हें सिर्फ जो है डिरेल करना होता है अपने मुखालिफ को, कि जो उसकी तरक्की का सफर है उसको हम डिरेल कर दें, तो उनमें और जो तो वो है फासला है तरक्की का, वो उतना ही रहता है। तो आज ईरान को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। ईरान के जो प्रॉक्सीज हुआ करते थे खत्ते में, वो तमाम या तो खत्म हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए। जो कहते हैं रेजिस्टेंस का एक्सेस हुआ करता था ईरान का, वो आज उस तरह कायम नहीं है। हमास की उन्होंने बहुत अच्छी खासी, हालांकि हमास उस तरह से प्रॉक्सी नहीं हुआ करती थी ईरान की, मगर फिर भी चले ईरान ने सपोर्ट की थी। हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया है, वो जो उस बफर को उन्होंने लेबनान में एक्सटेंड कर दिया है। शाम के अंदर हुकूमत तब्दील हो चुकी है और हुतीज जो अंडर प्रेशर है, तो बहुत कुछ अचीव किया इजराइल ने इस पूरी जो पिछले, अगर मैं कहूँ कि जब से गजा की लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद दे हैव गॉटन अपर हैंड। और जो अरब दुनिया के अंदर एक वो हुआ करता था रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल, वो बहुत कमजोर हो गया है। ज्यादातर अरब ममालिक की इजराइल से दोस्ती है, ताल्लुकात हैं। यूएई जो है वो पहला मुल्क बना है कि उसने उनके साथ दोबारा अपने कहते हैं फजाई राब्ते शुरू कर दिए, पहले से उनकी बहुत दोस्ती है, ठीक है ना। बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, इसी तरह मिस्र के उनके ताल्लुकात हैं। तो वहां पर एक आपको यकाई नजर नहीं आ रही। तो हम लोग यहाँ से बैठकर बात करते हैं कि जी यूं हो गया, और जी सिंबलिज्म में जंग जाती है। असल होता है कि जी कहाँ पे किसको नुकसान हुआ है। हम लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि जी ईरान के लोगों ने बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया, यकीनन किया है, काबिल तारीफ है। लेकिन जिन पे बम बरस रहे होते हैं, 21,000 के करीब अगर हमले हुए हैं और उन पे हजारों टन, लाखों, मुझे नहीं पता कितने टन अगर आप हिसाब करें, बारूद फेंक दिया गया है, तो बेचारे जहन्नुम से गुजरे। उनके दिलो जान से पूछे, जिनके प्यारे जो है जान से गए, जो जख्मी हुए, जिनका घर बर्बाद हुआ, यादें मिट गई। तो कहना बहुत आसान होता है बाहर से बैठकर, जब हम के ये बड़ा जबरदस्त ईरान ने मुकाबला किया, दोबारा करेगा, लेकिन मुकाबला बनता नहीं है। और मैं आखिरी बात करूंगा, अपने हुर्मुज़ पे जो ईरान का ख्वाब है कि वहां पर वो टोल लेगा, मेरे ख्याल में वो ये चीज वो एनफोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि फिर अमेरिका और इस्राइल उसके मुकाबले पे नहीं होगा, बल्कि खत्ते के दीगर ममालिक भी और दुनिया के दीगर ममालिक उसके खिलाफ होंगे। और क्योंकि आजाद नेविगेशन जो है वो एक पुलिया है पूरी दुनिया के अंदर, आप उसको, ये कोई कैनाल नहीं है, सुइस कैनाल या पनामा कैनाल नहीं है कि आप उसको एनफोर्स करके आप कहेंगे जी हमें टोल दें, वहां से राहदारी दें। ठीक है, वहां पे ज्योग्राफी का मसला है कि जी 12 नॉटिकल माइल्स ईरान के जो होते हैं ओवरलैप करते हैं, जो सबसे नैरो जगह है वो 21 किलोमीटर की है, वो एक अलग बात है। लेकिन साबका हैसियत पे वो बहाल करवाना चाहेगा अमेरिका, और अगर ऐसा नहीं कर पाता, इट मीन्स कि फिर ईरान को जो है डोमिनेंस हासिल हो जाएगी खत्ते में, और खलीजी ममालिक भी उससे बिदक रहे होंगे। तो आप वो सिनेरियो आप जरा सा तस्वुर करें कि अगर ईरान इस लेवल के ऊपर आके आ जाता है, तो वो नहीं होने जा रहा। मेरा असेसमेंट है कि ऐसा नहीं करने देंगे, और ईरान जो है अगर वो बहुत ज्यादा उसमें करेगा तो और ज्यादा मुश्किल में अपने अवाम को डालेगा। बातों का जरूरी होता है कि कट योर लॉसेस, आप अमन की बात करें, आप अपने आप को मुल्क को मुश्किल से निकालें। मैं इसी पॉइंट को लेके जाती हूँ जावेद मलिक साहब की तरफ। जावेद साहब, अगर जिस तरह आमिर साहब ने एक बड़ा डिटेल में बात की, अगर तकाबली जायज़ा अगर आप लें, तो ऑब्वियसली ईरान का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। मतलब जितना उनको जो है वो क्रिपल कर सकता था अमेरिका, उस तरह वो कर दिया है। येट अभी भी अगर आप देखें, अभी बात हो रही थी मुश्तबा खामनाई साहब की, तो जिस किस्म का उनका मैसेजिंग आई है, जो उन्होंने मैसेज किया है, उधर वो उस तरह की डेस्परेशन अभी भी नहीं लग रही कि जी हम फ़ौरन से जो भी हमें टर्म्स दी गई उसमें हम फ़ौरन जो है वो अग्री कर लें, क्योंकि उनको शायद ये नज़र आता है कि चाहे स्टेट ऑफ होर्मुज़ है या वो जीसीसी के ममालिक को जैसे अटैक करते हैं, तो बहरहाल अमेरिका पे एक प्रेशर और दुनिया पे एक प्रेशर और एक न्यूसेंस वैल्यू उनकी बनी हुई है। वो डेस्परेशन अभी भी उस तरह नज़र नहीं आ रही है। वुड यू अग्री?
देखिए जी, मैं जैसे आपको पहले कहा कि वहाँ पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। हमें ये बताया जाता है जिस तरह से मोस्टली जो मीडिया में काफ़ी पॉपुलर सेंटिमेंट है, वो ये कहते हैं कि तब जैसे पूरा ईरान एक तरह से सोच रहा है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले आप चले जाएं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लाखों की तादाद में लोग रोड पे थे। ऐसा नहीं है कि तमाम ईरान के लोग एक तरह से सोचते हैं। बहुत बड़ी जो एक तादाद है ईरानियों की, वो ये समझते हैं कि हमने जिस तरह के आमिर भाई बता रहे थे कि एक परपेचुअली स्टेट ऑफ वॉर में रहे हैं पिछले 40-50 साल से, तो या तो वो इसी जंग में ही रहें, मजीद 50 साल लड़ते रहें। ठीक है, उनकी मतलब लोग इमोशनली आके कहेंगे बड़ा अच्छा, बड़ी मुकाबला किया उन्होंने, अमेरिका का ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्पैशनेट होके ऑब्जेक्टिवली देखें तो क्या किसी भी मुल्क के इंटरेस्ट में है कि वो हमेशा जंग की हालत में रहे? एक बहुत बड़ा तबका फिक्र जो है ईरान के अंदर भी, वो ये समझते हैं कि हमें इस डील को अचीव करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस कर सकें। ईरान के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं पिछले कितने अरसे से, उसके अलावा उनके बहुत सारे असासे जो हैं वो दुनिया भर में मुंजमद हैं। वो हालत जंग से बाहर आएंगे, इस डील को अचीव करेंगे तो ये अपने फोकस कर सकेंगे टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस कर सकेंगे। प्लस आप जानती हैं कि ईरान के अंदर भी बहुत हुनरमंद लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास स्किल्स भी हैं, तालीम भी है। वो तभी उसको बुरोकार ला सकते हैं जब उनका मुल्क हालत जंग से बाहर आए। तो एक बहुत बड़ी तादाद ईरानियों की, हो सकता है कि उनकी आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही सामने, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो ईरान के वेल विशर्स हैं वो यही चाहते हैं कि ईरान के लिए भी अच्छा है कि वो इस मसले का हल तलाश कर ले और परपेचुअली जंग में रहने के बजाय वो किसी और फोकस में जाए, अपने मुल्क को डेवलप करे, तरक्की की तरफ जाए और इस दुनिया जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस है इसका हिस्सा बन के एक मुस्बत किरदार अदा करे। बहुत ही उनकी, अगर आप हिस्ट्री में चली जाएंगी तो पर्शियन की एक बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। उनके पास लिटरेचर है, आर्ट है, कल्चर है, बहुत सी चीजें हैं जो वो दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड। जी, दे कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द वर्ल्ड। आई थिंक उनकी इतनी, आज भी आप देखेंगी तो उनकी जो पोइट्री है हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती है, बहुत सी उनकी पोइट्री जो है वो ट्रांसलेट होकर वेस्ट में पढ़ी जाती है। इवन रूमी को आप देख लें, उन्होंने पर्शियन में लिखा। इकबाल हमारे जो नए नेशनल पोइट हैं वो भी पर्शियन में पोइट्री करते आए हैं। तो मतलब इज अ रिच हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन that can contribute to the world, but that can only happen अगर आप इस हालत जंग से बाहर आएं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है कि ऑब्वियसली उनकी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है उसके अंदर उन्हें अपने मुल्क को डिफेंड भी करना है, उस पर कोई दो राय नहीं है। हर मुल्क को ये हक होता है कि अपने आप को डिफेंड करे और उसके लिए जो भी प्रिकॉशन उनको लेने हैं वो लिए जाएं। लेकिन आप देख रही हैं कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है हमारे इस मिडिल ईस्ट का, वो भी रीडिफाइन हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और मैं समझता हूं कि इसके अंदर और भी ममालिक आएंगे। अगर ये तमाम ममालिक जो होते हैं इनके दरमियान हम आहंगी हो जाती है तो इनके होते हुए आई थिंक वो अश्योरेंस जो कि ईरान को चाहिए कि उनके ऊपर हमला नहीं होगा वो दी जा सकती है। अगर ये तमाम दोस्त ममालिक उनके साथ उनको सपोर्ट करते हैं, उनको रीअश्योर करते हैं, अगर ये सब उनके साथ खड़े होते हैं सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट दे हैव टू गिव अप ऑन द न्यूक्लियर एम्बिशंस, और जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, और उनके जो नेबर्स हैं खुसूसन जो गल्फ ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होगा। क्योंकि आप जानती हैं कि ये जो जंग हुई थी इसके कॉन्सिक्वेंस में ईरान ने टारगेट किया था सऊदी अरेबिया को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, कुवैत को, और इससे बहुत तशवीश पाई गई थी कि देखिए इन द रिटेलिएशन अगर आप पे हमला तो इन गल्फ ममालिक ने नहीं किया, हमला तो आया था इसराइल और अमेरिका की तरफ से। फिर ये कहा जाता है कि जी बेसिस हैं अमेरिकन एंड ऑल दैट। देखिए आमिर भाई, आई होप विल एग्री विद मी, हर मुल्क को ये सॉवरेन मुल्क को ये हक होता है कि वो किसी के साथ भी अपना डिफेंस एग्रीमेंट कर सके। पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया से हुआ है। इसी तरह अगर गल्फ ममालिक ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ या किसी के साथ उनका डिफेंस पैक्ट होता है तो वो डिफेंस पोस्चर के लिए, नॉट फॉर एन ऑफेंसिव पर्पस। सो आई थिंक ईरान को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आई थिंक दैट द डिस्कशन जो ऑनगोइंग है इनमें से फ्रूटफुल आउटकम ही हमें एक आई गेस पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अच्छा आमिर साहब, अभी जावेद साहब वाज टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ईरान को जो है वो गारंटीज चाहिए। इसी से जुड़ी हुई आजकल चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। एक तो जब से प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है कतर का, जिस किस्म का उनको जो है वो वार्म वेलकम मिल रहा, उसको तशबीह दी जा रही है। जो सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट हुआ था, जिस किस्म का वहाँ पे वेलकम हुआ था, उसी से जो है जोड़ा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो वो गारंटीज़ की बात हो रही है
कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसमें आने वाले दिनों में कतर की बात हो रही है, कतर भी इसमें जो है वो आ सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ ईरान की भी जो है वो बात हो रही है कि परहैप्स जो गारंटीज की तरफ जिस तरफ जावेद साहब बात कर रहे हैं, परहैप्स दिस वुड बी अ वे टू गिव दैट गारंटी कि जी आप पे अटैक नहीं होगा, और अगर होगा तो ऑल दीज नेशंस विल बी स्टैंडिंग विद यू। ये तो मुझे बड़ा फार फेच नजर आता है कि जो जिस तरह का सऊदी अरब का और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसी तरह का इन दोनों ममालिक का या किसी एक मुल्क का ईरान के साथ हो जाए। मेरे ख्याल में टू अर्ली टू से कि जब तक ईरान के अंदर चीजें मामला सही नहीं होते, क्योंकि जो मुल्क अगर डिफेंस पैक्ट भी कर रहा होगा अपने आप को मुश्किल में डाल रहा होगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस किस्म का कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा कि नहीं सर, परहैप्स जो ये बात हो रही है कि जी अगर ये कई पीस डील की तरफ जाते हैं तो पीस डील में ये भी एक चीज हो सकती है जो पसे पर्दा जो है वो कार फरमा हो। इसके ऊपर जो मुझे बहुत ज्यादा ये ना होती हुई, देखिए जो गारंटी देगा वो जाहिर है कि वो अमेरिका खुद दे सकता है ये गारंटी, उसके इत्तेहादी दे सकते हैं, ताकतवर मुल्क दे सकते हैं ना। पाकिस्तान बेचारा क्या फिरती का शोरबा के आबिद साहब, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरजेक्ट, ब्रेकिंग न्यूज जो है यहाँ पर आ रही है, आई हैव टू ब्रेक इट अप हियर, आई हैव टू इंटरजेक्ट। प्रोग्राम का वक्त यहाँ इख्तिताम पजीर होता है, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लेके चलते हैं।